सो देखो, हमने हमारे पिछले लेक्चर में रेस्पिरेशन पे ही डिस्कशन चालू था हमारा, और रेस्पिरेशन की इससे पहले लेक्चर में डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह का डिस्कशन कर रहे थे। उसके बाद के लेक्चर में, मुझे लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन के दो फेज होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन की दो फेज होती है, उस पर डिस्कशन करेंगे, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ह्यूमन बीइंग में, है ना लीना? हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ह्यूमन बीइंग में। अब ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन होता है वो तो एरोबिक है, बट वो दो स्टेप में, यानी कि दो फेज में कंप्लीट होता है। और वो दो स्टेप कौन कौन सी है? तो एक है एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। और दूसरा जो टाइप है वो है इंट्रासेल्यूलर रेस्पिरेशन, या इसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, ओके। एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने देखे थे कि ऑक्सीजन गैस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर होती है, एंड वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है कहां से स्टार्ट होता है? नोस्ट्रिल, ओके, लैरिंग, फेरिंग्स, ट्रैकी। देन ये ट्रैकी दो भाग में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट साइड में, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकी। देन ये ब्रोंकी डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स बहुत सारी बारीक फाइनली ट्यूब्स में डिवाइड होके एक बलून लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है, उसको हम बोलते हैं अल्वियोलाई। इज इट क्लियर? और अल्वियोलाई में नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन जाती है, लैरिंग, फेरिंग, ट्रैकी, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू अल्वियोलाई में जाती है, और अल्वियोलाई के ऊपर ब्लड होता है सारा, म्हणजे हमारे लंग्स में जो बारीक बारीक होल्स होते हैं उसको हम अल्वियोलाई बोलते हैं। और वो होल्स के अंदर पूरा ब्लड होता है। जब ऑक्सीजन गैस वहां जाती है तो ब्लड क्या करता है? हीमोग्लोबिन ब्लड में का वो ऑक्सीजन को खींच लेता है, और वो ऑक्सीजन गैस ब्लड में चली जाती है, बरोबर है। और ब्लड में जाने के बाद ये दिख रहा है इधर, जो मैंने सेल का दिख रहा है क्या? ये सेल ब्लड में जाने के बाद ये ऑक्सीजन गैस सेल के अंदर इंटर होती है, सेल में इंटर होती है ना। अब सेल में ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज पूरा ब्रेकडाउन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर फिर से कहा जाएंगी? यस, एनीवन कैन टेल मी? माइक ऑन करके बोलो कोई भी। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो फिर ब्लड में जाएंगी, और ब्लड से वापस से अल्वियोलाई में, मुझे लंग्स में, देन अल्वियोलाई से वो वापस जो है तो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी, ट्रैकी, लैरिंग्स, फेरिंग्स और नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर रिलीज होगी। ठीक है, हाँ, ओके। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, मुझे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होने का और ऑक्सीजन इंटर होने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। मुझे एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां तक हुआ था हमारा, ओके, ये यहां तक हुआ था ना। अब आज का टॉपिक पे आते हैं, इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो सेल के अंदर होगा, कहां पे होगा? सेल के अंदर। यस, और ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ये कितनी फेज में कंप्लीट होता है? 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, सेकंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल,
या इसी को टीसी है, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, हाँ उसी का नाम है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। एंड थर्ड फेज है ईटीएस म्हणजे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, या ईटीसी भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, जो तुम्हारी बुक में होगा वो वर्ड आप यूज कर सकते हो। ओके, आज तुम ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारा कुछ सीखने का भी मूड नहीं है या फिर कुछ अच्छे से आंसर भी नहीं दे रहे तुम? तो समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले तो ये बताओ, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो फिर कितना भी भाषण दो यहाँ में वो कोई काम का नहीं होगा, बरोबर है कि नहीं? जैसा नेताजी भाषण देके चले जाते हैं, वो किसी को कुछ समझ में नहीं आता वैसा हो जाएगा, भाषण देके क्या फायदा? आपको मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है, बोर्ड भी क्लियर दिख रहा है, तो फिर थोड़ा सा कंसंट्रेशन पूरा बोर्ड पे रखो, मेरी तरफ नहीं भी रखे तो चलेगा, सिर्फ बोर्ड पे रखो। ओके, हाँ देखो अभी सबसे पहली स्टेप ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज जो है, जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, और ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ग्लूकोज, अभी यहां मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया ना, ओके, अभी यहां पे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। अब माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर है, ग्लूकोज इधर है, बट ग्लूकोज डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसका कारण तुमको कल बताया था कि अगर हमारे पास दरवाजे में स्पेस इतना बारीक है और कोई आदमी ऐसा आ रहा है कि जो बहुत ज्यादा हेल्थी है और वो अब दरवाजे के अंदर से इंटर नहीं हो सकता, बरोबर है कि नहीं? तो उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट। और वो एडजस्टमेंट कैसा कि अगर ऐसे नहीं जा पा रहा है तो थोड़ा सा कन्वर्जन होके मैंने थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट अपने आप को करना पड़ता है, तो फिर जाके वो जितनी जगह है वहां से इजीली पास हो सकता है ना। वैसे ही यहाँ पे ग्लूकोज का भी कन्वर्जन होता है, क्योंकि ये ग्लूकोज 6 कार्बन वाला थोड़ा हार्ड है, ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल के अंदर इंटर नहीं हो सकता, समझ रहे क्या? डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो फिर ये ग्लूकोज का कन्वर्जन क्या होता है? टू पायरुवेट म्हणजे की पायरुविक एसिड, और पायरुवेट ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। देखो पायरुवेट और पायरुविक एसिड दोनों सेम है, तुम्हारी बुक में कहीं पे पायरुवेट बोला है तो कहीं पे पायरुविक एसिड बोला है, इसके लिए दोनों नाम बताया था, दोनों एक ही है, पायरुवेट भी और पायरुविक एसिड भी एक ही है। और ये जो पायरुवेट है कितने? 3 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला है? 3। क्यों 3 कार्बन वाला? तो ये मैंने बोला आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी जो वॉल है इसके अंदर 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल डायरेक्टली इंटर नहीं हो सकता, समझ रहे ना? डायरेक्टली इंटर नहीं हो सकता, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर म्हणजे साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल को टुकड़े करके 2 मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, जिसको हम पायरुविक एसिड या पायरुवेट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और जब ग्लूकोज के 2 भाग होंगे म्हणजे 2 पायरुविक एसिड बनेगा, तो उसको बोलेंगे हम स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, म्हणजे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्प्लिट होना, टुकड़े होना, बरोबर है? और स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। इसके मीनिंग भी बताया था मैंने बच्चों, आपको बताया था ना पहली स्टेप के मीनिंग भी। हाँ, एक बात याद रखो, ये जो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्जन होता है ना, यहाँ ऑक्सीजन की कोई गरज नहीं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तब ऑक्सीजन लगेगा। हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, पहले तो तुम्हारा माइंड पूरा प्रेजेंस रखो, क्योंकि मैंने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और टाइप 2 टाइप की आपको बताया हुआ है। एरोबिक में ऑक्सीजन लगता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं लगता है, बरोबर है? यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूं मैं, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, और अगर यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ ऑक्सीजन भी लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कितने? 6 मॉलिक्यूल लगते हैं ऑक्सीजन के, कितने लगेंगे? 6 मॉलिक्यूल। लेकिन जब पहली स्टेप होती है ना ग्लाइकोलिसिस, तो ये विदाउट ऑक्सीजन होती है। हाँ, यहाँ ऑक्सीजन नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है? ग्लूकोज को ब्रेक करके ऑक्सीजन, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्जन हो रहा है।
यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है जिसके लिए ऑक्सीजन की गरज नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अभी नहीं लगता है, ऑक्सीजन कब लगेगा, जब बाकी की स्टेप होंगी तब। हाँ यस, कुछ पूछना है श्रावणी आपको? ओके, अब देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में म्हणजे ग्लायकोलिसिस, ग्लायको म्हणजे ग्लूकोज, लिसिस म्हणजे ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लायकोलिसिस। कितने मॉलिक्यूल तैयार होंगे पायरुविक एसिड के? पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है, पायरुवेट 3 कार्बन वाला है, जिसके कारण 2 पायरुवेट तैयार होंगे। ओके, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? यस और नो? यस, ठीक है। अब देखो उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, तो सेकंड स्टेप को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, म्हणजे क्रेब की साइकिल या टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। हाँ, 2 नाम है इसके, दोनों नाम पहले तो मैं बता देता क्यों। क्योंकि क्रेब साइकिल जो है, इसको नाम इसके लिए दिया है कि सर हंस क्रेब, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और वो साइंटिस्ट ने, क्रेब्स ने फर्स्ट टाइम ग्लाइकोलिसिस की बाद की प्रोसेस की डिस्कवरी किया है, इसके लिए उसको क्रेब साइकिल बोलते हैं। हाँ, उनके नेम से। ओके, और दूसरा टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसके लिए बोलते हैं कि जब ये पायरुवेट का कन्वर्जन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है और वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीटली ब्रेकडाउन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करता है, इसके लिए उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं कि पायरुवेट का कन्वर्जन टीसीए में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा और वो साइक्लिक मैनर में एक एक स्टेप बाय स्टेप ब्रेक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा। ओके, हाँ ठीक है, यस और नो? हाँ, अब देखो यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जो पायरुवेट है इसका कन्वर्जन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के पहले एसिटिल CoA इसमें होता है। एसिटिल पार्ट जो है ये पायरुवेट से बनता है और ये जो CoA है ये कोएंजाइम है जो उसको इंटर करने के लिए हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करने के लिए हेल्प करता है। तो इसके लिए ये जो पायरुवेट का है इसका क्या बन जाता है, एसिटिल CoA, और ये एसिटिल CoA में से जो एसिटिल पार्ट है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हो गए। यहाँ पर ध्यान दो सभी, तुम सभी पहले यहाँ पर ध्यान दो, यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हो गए, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 मेनी स्टेप्स में साइक्लिक मैनर में ये ब्रेकडाउन होते रहता है, और जब जब ब्रेकडाउन होता है इससे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस रिलीज होते रहती है, और ये एसिटिल के 6 कार्बन का पूरा की पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे यहाँ पे दिख रहा है तुमको नीचे, यहाँ पे लिखकर देखो, जिससे क्या होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाते हैं। क्या फॉर्म होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 H2O मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। ठीक है यहां तक के? ठीक है यहां तक के? अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि क्या रिलीज होता है, 38 ATP मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 38 ATP। यस, और ATP म्हणजे क्या है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, म्हणजे की एक नाइट्रोजन की रिंग होती है एडिनोसाइन एडेनिन की। ओके, और ये नाइट्रोजन की रिंग पे ये शुगर भी होता है, और शुगर के साथ यहाँ पे 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। कितने? 3 फॉस्फेट ग्रुप। और जब एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है तो हमको उससे एनर्जी मिलती है, और एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं, म्हणजे एक एटीपी में 3 बार फॉस्फेट जब ब्रेक होगा तो 3 बार रिलीज होंगी एनर्जी, बरोबर है। इसके लिए एटीपी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है कि एटीपी से हमको एनर्जी मिलती है, और जितने एटीपी तैयार होंगे उतनी एनर्जी मिलेगी। समझ रहे क्या? तो अब यहाँ पे एटीपी तैयार होने की जो प्रोसेस है वो थर्ड स्टेप है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, है ना।
अब देखो यहाँ क्या होता है, अच्छे से पहले बोर्ड पे ध्यान दो, सब ये स्टेप्स पे ध्यान दो। हाँ, अभी तुम कुछ भी मत नोट डाउन करो, बट पूरा कंसंट्रेशन तुम्हारा बोर्ड पे होगा, क्योंकि मैं जो बता रहा वो इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे यहाँ पे दो एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, क्योंकि एटीपी जो है एक साथ में पूरी ईटीएस में 38 नहीं बनती, एटीपी धीरे धीरे बनती है। ग्लाइकोलिसिस में कुछ बनती है, कुछ क्रेब्स साइकिल में बनती है और कुछ ईटीएस में, समझ रहे क्या? तो जब ग्लाइकोलिसिस होता है, जब ग्लूकोज ब्रेक होता है, जब दो एटीपी मॉलिक्यूल तैयार होते हैं और इसके साथ प्लस दो NADH2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? दो NADH2। लौकिक इधर बोर्ड पे ध्यान दे बेटा। हाँ, बाद में तुमने देखना है, अभी पहले बोर्ड पे ध्यान दो। दो एटीपी मॉलिक्यूल और दो NADH2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, ठीक है? हाँ, अब उसके बाद जब ये पायरुवेट से एसिटिल कोए बनता है यहाँ पर, ये स्टेप में, तो वो स्टेप में दो, यहाँ पे दो NADH2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। कितने? ये लिख रहा मैं यहाँ पे, तुम ध्यान रखो, मैं टोटल काउंट करके बताऊंगा तुमको। ये दो एटीपी, दो NADH2 ग्लाइकोलिसिस के टाइम में तैयार हुए। हाँ, पायरुवेट से एसिटिल कोए के टाइम में दो NADH2 तैयार हुए। क्या है NADH2 वगैरह सब बताता, पहले तुम सिर्फ ध्यान में रखो। और उसके बाद क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये क्रेब्स साइकिल के अंदर यहाँ पे क्या क्या तैयार होते हैं? तो देखो यहाँ पे दो एटीपी मॉलिक्यूल तैयार होते हैं प्लस 6 NADH2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। 6 NADH2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं और साथ में प्लस, दिख रहा है क्या नीचे? दिखेगा ना? साथ में प्लस दो FADH2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। अब ये क्या है? NADH2, FADH2, ATP, पहले क्या है ये समझ लो। पहले ATP म्हणजे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी रिलीज होती है, फॉस्फेट है इसमें, तो फॉस्फेट से एनर्जी मिलती है। बट NADH2, FADH2 क्या है? NADH2 म्हणजे निकोसियानामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, म्हणजे ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है निकोसियानामाइड। तुम्हारी बुक में इसका फुल फॉर्म मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा तो मैं लिखा के दूंगा बाद में, अभी मत लिखो। निकोसियानामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ये मतलब क्या कि एक ये ऐसा मॉलिक्यूल है निकोसियानामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड कि जिसके एक NADH2 से, फक्त एक NADH2 से 3 ATP तैयार होते हैं। कितने? एक, म्हणजे ये जो है ना ATP ज्यादा तैयार होने के बदले में NADH2 अगर तैयार होगा तो एक NADH2 से 3 ATP तैयार होते हैं। यहाँ पे दो NADH2 म्हणजे यहाँ कितने ATP बनेंगे? इससे 6 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है? अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे ATP, यहाँ पे भी NADH2, हाँ, मतलब यहाँ पे 6 हो गए। अब यहाँ पे भी दो NADH2 म्हणजे कितने ATP बनेंगे? यहाँ पे भी 6 बनेंगे। अब इधर आओ, यहाँ पे दो ATP है, यहाँ पे 6 NADH2 है। कितने? 6। 1 से 3 बनता है, तो 6 NADH2 से कितने ATP बनेंगे? यहाँ पे भी 18, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 18 ATP, ओके? हाँ, देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे ये 2 से 6 बने, उसके बाद में यहाँ पे 2 से 6 बने, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 6 से 18 बने, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ उसके बाद में 2 FADH2 म्हणजे फ्लैविनोइड अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लैविनमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये फ्लैविनमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो है, इससे एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। कितने बनते हैं? 1 से 2। तो यहाँ पे 2 FADH2 है, तो कितने ATP बनेंगे इससे? फिर 4। यस, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4, ठीक है? ओके, अब ये जो प्रोसेस है, ये देखो, अब फिर से मैं रिवाइंड कर रहा हूं टोटल प्रोसेस, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहली स्टेप ग्लाइकोलिसिस म्हणजे ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में हो गया दो मॉलिक्यूल में, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, और उसमें दो ATP, दो NADH2 तैयार हुए, ठीक है? NADH2 का ATP का फुल फॉर्म है बुक में, और बोला भी अभी मैंने। उसके बाद क्रेब्स साइकिल में ये क्या होगा? पायरुवेट का एसिटिल कोए बनता है जब दो NADH2 तैयार होते हैं, और जब एसिटिल कोए इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वो जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो उससे 6 कार्बन डाइऑक्साइड,
6H2O प्लस 2 ATP 6 NADH2 2 FADH2 बनते हैं, है ना। म्हणजे फ्लैविनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, डिकोसाइनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड और एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं। अब जब ये सब तैयार हुए ATP NADH2 और FADH2 ये सभी के सभी क्या होते हैं, इसकी वॉल के अंदर बहुत सारे कैरियर है प्रोटीन के, माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल के अंदर वो कैरियर के अंदर इंटर होते हैं और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहता है ये वॉल के अंदर से इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पास होता है वैसे वैसे NADH2 का ATP FADH2 का ATP बनते रहता है। समझ रहे कि नहीं? म्हणजे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ETS म्हणजे क्या कि NADH2 और FADH2 से ATP मॉलिक्यूल तैयार करने की प्रोसेस, बरोबर है? समझ रहे क्या? म्हणजे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल के अंदर तो जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे NADH2 और FADH2 तैयार होते हैं उसका कन्वर्जन ATP में करने को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम बोलते हैं। ये तुम्हारी बुक के लेवल का है, तो बहुत डिटेल है बच्चों, कम से कम तुमको इसको 10 दिन लग जाएंगे समझने को, बट तुम्हारी बुक के लेवल की बात बता रहा मैं क्या कि जब इसकी वॉल के अंदर प्रोटीन कैरियर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो NADH2 का कन्वर्जन 3 ATP में और 1 FADH2 का कन्वर्जन 2 ATP में होता है। समझ रहे यहां तक? समझ रहे क्या तुम? ओके, और जब ये कन्वर्जन कंप्लीट ATP में हो जाता है तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे NADH2 से 3 और FADH2 से 2, अब यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन हम करते हैं। अब सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, सभी यहाँ पे देखो, देखो 2 + 6 कितने हो गए? 8 हो गए। 8 + 6 कितने हो गए ये? 14 + 2 16 + 18 16 + 18 34 + 4 34 + 4 38। ओके, तो कितने ATP तैयार हो गए? 38 ATP मॉलिक्यूल तैयार होते हैं और ऐसा ये एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज का ह्यूमन सेल में कंप्लीट होता है। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? नहीं, कुछ भी नहीं डाउट्स है? हाँ, अरे वाह, तो फिर अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट्स नहीं हुए तो दो बातें हो सकती है बच्चों। कितनी बातें? दो बातें हो सकती है। क्या? एक तो आपको कुछ भी डाउट नहीं, इसका मतलब आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, ओके। और अगर आपको कुछ भी डाउट नहीं है तो इसका मतलब ये कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अभी बोलो क्या है? कुछ भी समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आया? सब कुछ समझ में आया। ओके, तो यहाँ पे ग्लूकोज के प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन ये होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये जो इतनी सब ये रिएक्शन समझ में आ गई ना, टोटल 38 ATP की आपको। अब यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, मैं थोड़ा सा इधर का ये सब साफ कर देता हूँ। ओके, इतना ये भी सब, चलो ये भी सब साफ कर लेना। अभी यहाँ ध्यान दो, हाँ, ये सेल है, ये ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में, यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन होगा इसके साथ में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है तो क्या करेंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6H2O मॉलिक्यूल तैयार करेंगे, प्लस यहाँ पे ETS के फॉर्म में यहाँ पे क्या होगा, ETS के अंदर 38 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है ना? यहाँ तक वैसे क्या हुआ, सेल के अंदर ग्लूकोज का पायरुवेट बना, ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, उसका एसिडिल कोए और क्रेब्स साइकिल के थ्रू 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O बने, और उसके बाद ETH में 38 ATP बने। यहाँ तक बात पढ़ाया ना मैंने आपको? ये तो होगी ग्लूकोज की बात। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा माइंड में, मैंने इसके लिए आपको एक क्वेश्चन करा कि आपको सब कुछ समझ में आया क्या? आपने हाँ बोले, तो मैंने आपको उसके ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन रेज करा कि अगर सब कुछ समझ में आया तो इसका मतलब है कि सब कुछ समझ गया, नहीं तो कुछ भी नहीं समझा आपको। बट अब ये तो मेरे को भी मालूम नहीं कि आपको कुछ समझा नहीं समझा, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि आपको कहीं ना कहीं कुछ नहीं समझ रहा है।
देखो मैं बताता, क्वेश्चन क्या आना चाहिए था आपके माइंड में कि सर हम जब खाना खाते हैं ना आप भी, अरे तुम सब मेरे जैसे प्राणी है कि नहीं? यस, सब मेरे जैसे प्राणी हैं। हाँ, तो मैं भी खाना खाता, तो आप भी खाना खाते हो? खाते हो क्या? ओके, और खाते ना, तो खाने में मैंने आपको बोला था जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम सीख रहे थे जब, कि व्हीट की रोटी खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऑयल खाते तो लिपिड, और दाल वगैरह खाए तो प्रोटीन। अब हमारा डेली का खाना ऐसा होता है बच्चों की जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लिपिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है कि नहीं होता है? होता है। सर आपने तो यहाँ सिर्फ ग्लूकोज का बताया कि ग्लूकोज का पायरुवेट, पायरुवेट का एसिटिल कोए और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एटीपी बनेगा। सिर्फ ये तो ग्लूकोज के बारे में होगा ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, हाँ सिर्फ ग्लूकोज के बारे में होगा। लेकिन हमारे खाने में तो लिपिड भी होता है और हमारे खाने में तो प्रोटीन भी होता है, फिर ये कहा जाते हैं, हाँ लिपिड और प्रोटीन कहा जाते हैं। बरोबर है कि नहीं? आया क्या माइंड में क्वेश्चन तुम्हारे? ग्लूकोज का रेस्पिरेशन अगर ऐसे होता है तो लिपिड और प्रोटीन का रेस्पिरेशन कैसे होता है? हाँ ठीक है ना। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो हम जितना 2 टाइम डेली खाना खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं ना, ग्लूकोज का कन्वर्जन एटीपी में होके एनर्जी रिलीज होती है। और अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो गया, मतलब कि यूटिलाइजेशन हमारा जितना था उतना हो गया, बाकी का जो एक्स्ट्रा बचता है ना, तो वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के एक लॉन्ग चेन फॉर्म होती है ग्लूकोज की, जिसको हम ग्लाइकोजीन बोलते हैं, और वो हमारे लीवर के अंदर स्टोर करके रखता है कि जब भी गरज पड़े तब आप यूटिलाइज कर सकते हैं बाद में। दूसरी बात, वैसी प्रोटीन भी हमारी बॉडी में स्टोर होता है जिससे बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक है। और लिपिड भी हमारी बॉडी में स्टोर होता है कि जिससे फैट बनता है और उससे हमारी हेल्थ बनती है, मतलब कि थोड़ा सा हम जिसको बोलते हैं मोटे होते हैं ना फैट से, तो फैट भी स्टोर होता है। बट क्या होता है, आपने देखे होंगे कोई अच्छा मोटा हो रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी हालत बारीक होती जाती है और धीरे धीरे करके जो है तो नॉर्मल या उससे बारीक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो लिपिड और प्रोटीन स्टोर्ड है ना, लेकिन जब हम खाना नहीं खाते, कभी घर पे झगड़ा हो, 2-3 दिन खाना नहीं खाते, ऐसा होता होगा ना घर पे, कभी पेरेंट्स ने डांट दिए तो होता है क्या? तो जब हम खाना नहीं खाते, मुझे भूख की वजह से, या जब भी हमारे खाना नहीं खाते, तो जब भूख के कारण हमको कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो हमारी बॉडी का रिजर्व प्रोटीन और लिपिड यूटिलाइज होता है और उससे एनर्जी मिलती है। हाँ समझ रहे क्या? तो अब वो कैसे होता है रिजर्व प्रोटीन और लिपिड? अगर सपोज ये प्रोटीन है ना, तो उसमें ग्लाइकोलिसिस नहीं होना, प्रोटीन में ग्लाइकोलिसिस नहीं होता है, प्रोटीन से पायरुवेट ही बनेगा, ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा। म्हणजे ये एक स्टेप इसमें 3 में से जो 3 स्टेप जो होती है ना, उसमें से ये पहली स्टेप नहीं होती, डायरेक्टली दूसरी स्टेप में आता है। म्हणजे वो प्रोटीन का डायरेक्टली क्या हो जाता है, एसिटिल कोए। समझ रहे क्या? अब कैसा एसिटिल कोए बनेगा? तो ये देखो, प्रोटीन आपको मालूम है किससे बना हुआ है? यस, अमीनो एसिड से बना हुआ है। और वो अमीनो एसिड्स का बनता है एसिटिल कोए, और वो एसिटिल कोए फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी मॉलिक्यूल जो है उससे थोड़ा कम ज्यादा रिलीज होते हैं। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ग्लूकोज के जितने उतने नहीं होते, कम ज्यादा हो सकता है। म्हणजे अगर प्रोटीन, अगर हमको भूख लगी और हमने खाना नहीं खाए, तो ग्लूकोज अगर नहीं हुआ बॉडी का, तो फिर प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड से एसिटिल कोए बनता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन है कि प्रोटीन का अमीनो एसिड बनता है और फिर अमीनो एसिड को ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो तब जाके एनर्जी रिलीज होगी। अब इन केस ऑफ लिपिड, अगर लिपिड हुआ तो क्या होता है? तो अगर लिपिड हुआ तो लिपिड हमको मालूम है कि ये फैटी एसिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फैटी एसिड से। तो फिर क्या होता है, ये लिपिड का फैटी एसिड बनता है, फैटी एसिड्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके एसिटिल कोए फॉर्म करते हैं और उससे भी फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। म्हणजे जब हम भूखे रहते ना, तो जब प्रोटीन और लिपिड, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, और उसका फिर कन्वर्जन एनर्जी में होता है और उससे हमको एनर्जी मिलती है ना। कब तक? जब तक कि हमारी बॉडी में प्रोटीन लिपिड है तब तक। अगर उसके ऊपर भी भूखे रहे तो फिर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट भी खत्म, लिपिड भी खत्म, प्रोटीन भी खत्म, फिर धीरे धीरे लूज होते होते राम नाम
हो सकता है ना? हाँ, ऐसे म्हणजे बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से ये वर्क करता है कि अगर डेली डाइट में हमारे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ब्रेक होता है, बाकी का स्टोर होता है, जिससे हमारी ग्रोथ वगैरह होती रहती है। अगर ग्लूकोज ना हो तो फिर ये यूटिलाइज होते हैं। ओके, ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या हुआ? यस, अभी ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने ग्लूकोज भी, प्रोटीन भी और लिपिड की भी बात करी। ओके, अब यही ग्लूकोज अनारोबिकली कैसे ब्रेक डाउन होगा, म्हणजे की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया में और बाकी के अदर हमारे मसल सेल्स वगैरह में ये कैसे ब्रेक डाउन होगा अनएरोबिकली, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर आधा घंटा तो भी लगेगा। अभी हमारे पास में क्या 5-7 मिनट बचे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, हाँ, अभी आपको कोई डाउट्स हो इसके बारे में? एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? कुछ क्वेश्चंस पूछना हो? नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? ओके, ठीक है, थैंक यू। योगेश सर आपसे बात करेंगे कि अगला लेक्चर कब स्टार्ट होगा आपका, तब तक के लिए रुकना है आपको।